नमस्कार दोस्तों, गागी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक तो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा ये द इंडिया शेडो, कि पाकिस्तान की जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी आई है उसमें ट्रेड पे तो फोकस किया गया है, पर दूसरे और भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जिनमें पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस है वो डिफाइन होते हैं, उन पर भी पाकिस्तान को थोड़ी नज़र डालनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसके आगे फिर एक आर्टिकल देखेंगे वो रहेगा आपका यहाँ पर आइडिया पेज पे नीचे अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अभी रिसेंटली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस आई कि डेटा प्रोटेक्शन बिल कैसा होना चाहिए, क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। तो बोलो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, साथ साथ में डेटा प्रोटेक्शन है उसको भी इतना ज़्यादा इफेक्टिवली हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और एक ये है आर्टिकल जिसमें क्राइसिस ऑफ फ्रेटर्निटी। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि माइनॉरिटीज़ के साथ में जो क्राइसिस है उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, जानेंगे। ठीक है, इसकी केवल समरी लेंगे क्राइसिस ऑफ फ्रेटर्निटी की, क्योंकि आंसर राइटिंग में या फिर आप अपनी इंटरव्यू में कहीं पे इतना इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, बस एक ट्रेंड है वो हमें समझना होगा, जो आपको आइडिया भी है उस बारे में हम समझ लेंगे इसको। तो चलिए तीन आर्टिकल से देखते हैं तीनों को। फर्स्ट आर्टिकल है अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आर्टिकल को लिखा गया है सिद्धांत कुमार के द्वारा। इनका ये कहना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई हैं, पर्टिकुलरली बात की जाए तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर, तो इस बिल को लेकर के जितना कुछ भी अभी बातें की हैं इसमें मेन फोकस रहा है प्रिवेसी और प्रोटेक्शन पे। दैट मीन्स कि किसी भी इंडिविजुअल का डेटा ब्रीच ना किया जा सके, और प्रोटेक्शन दैट मीन्स कि कैसे भी करके हमारे देश में जितना भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सके। तो ऐसे में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी प्रिवेसी राइट्स के लिए और दूसरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि सीधी सी बात है, आज अगर हमारे यहाँ पर स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रमोट होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर किस में आ रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम किस में ज़्यादा चल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट में, और उसी टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट से रिलेटेड ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी है। तो इस केस में एक तरफ तो इंडिविजुअल्स का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 उसके अंडर में प्रिवेसी जो है उसको प्रोटेक्ट करनी है, दूसरी तरफ हमें प्रमोशन ऑफ बिजनेस भी करना है। तो इस केस में एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी इन दोनों के बीच में, पर वहाँ पर बोले यहाँ पर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, अगर हम लेटेस्ट अगर ट्रेंड की बात करें, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अगर स्टेटमेंट्स की बात भी करें तो उनका एक चीज़ हमेशा कहना होता है कि इनोवेशन, एस्पिरेशन और एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ जो है ना, ये तीन पिलर, दैट मीन्स इनोवेशन कुछ नवाचार लेकर के आओ, एस्पिरेशन कुछ नया सोचो, कुछ बड़ा सोचो, और जो भी आपके पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको अपग्रेड करते हुए कुछ उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। तो बोले ये चीज़ें, ये थीम रहेगी जिसके चलते हमारी इकोनॉमी की, हम जो जीडीपी की साइज़ है उसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जा सकते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट को इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इस चीज़ पर फोकस भी किया जा रहा है बातों में तो, बट जो वही चीज़ है कि रिकमेंडेशन आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन है, उनमें अगर दोगली बातें आ जाती तो मामला बिगड़ जाता है। तो इसमें इस बात में तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंडिकेशन दे दिया कि भाई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर वाकई में हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट की अगर बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स को प्रमोशन मिल रहा है। तो बोले इन चीज़ों पे हमें फोकस करना होगा जिससे कि हम 2025 आते आते $300 बिलियन का मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का बना सके, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी का, और गवर्नमेंट इसी चीज़ पर ध्यान भी दे रही है। पर सवाल यह है कि ये बिल जो है डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बर्डन डाल रहा है बिजनेसेस पे। तो हम वाकई में क्या डेटा प्रोटेक्शन या डेटा प्रिवेसी को मेंटेन रखने के चलते बिजनेस को कहीं हैम्पर ना कर दें, यही मेन कंसर्न यहाँ पर राइटर जो है वो हाईलाइट करना चाह रहा है। बोला अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा। अगर बिल के प्रोविजंस की हम बात करें, यहाँ पे जो प्रपोजल दिए गए हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो रीसेंट प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ है ना उनके अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो अभी तक की जो प्रोग्रेसिव मैनर में सरकार ने जो पॉलिसीज़ बनाई है जिसके चलते इन्वेस्टमेंट भी हमारे अट्रैक्ट हुआ है, कहीं उसको अंडू ना कर दे। अंडू का मतलब नलीफाई ना कर दे जो अभी तक हमने प्रोग्रेस पिछले कुछ सालों में इंश्योर की है, पर्टिकुलर बात करें तो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में।
इसमें राइटर यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि जब से हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में अडॉप्ट की थी, जिसको हमने बोला था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बोले उसके बाद में पहली बार ऐसा है कि इस तरीके का एक रेगुलेटरी रिजीम लाने की कोशिश की जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा टाइटली अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें क्या होगा, बोले न्यू एंट्रेंट जो होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ होगी। वही बात कि स्टार्टअप को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, पर स्टार्टअप्स के ऊपर अगर बर्डन ज़्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं जल्दी से एंट्री नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वही चीज़ है, अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर रिजिड होंगे तो वही चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर क्यों कोई एंट्री लेगा जल्दी से इकोसिस्टम में, चाहे स्टार्टअप आइडियाज़ की हम बात भी करें। तो बोले जो आइडिया हम चाह रहे हैं, जिन आइडियाज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के, कि जो स्टार्टअप्स आने वाले टाइम की यूनिकॉर्न्स है जिनकी खुद की वर्थ जो है वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो बोले ये कहीं ना कहीं स्टिल बॉर्न आइडिया है। दैट मीन्स कि भाई डेवलपमेंट से पहले ही ये फेल हो जाएगा आइडिया। तो इस केस में थोड़ा सा सरकार को समझने की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे में कुछ कंसर्न्स हैं, वो सीधे सीधे राइटर हैं वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। पहला कंसर्न कि ये फ्रेमवर्क जो है बिल का, है ना, इसमें देखो एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। इसके बारे में हमने पहले भी डिटेल अच्छे से डिस्कस की थी। तो ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो होगी, इसकी ज्यूरिसडिक्शन इतनी ज़्यादा है कि इसमें मेन जो काम होगा वो डिस्क्रिशन बेस्ड पे है। दैट मीन्स डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के जो इंडिविजुअल्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में डिस्क्रिशन जो है वो नुकसान वाली चीज़ होती है, क्योंकि रेगुलेशन फिर वो अपने हिसाब से, ब्यूरोक्रेसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर यहाँ पर रेड टैपिज्म बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो भी नुकसान होगा। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि बिल जो है वो ब्रॉड बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रही है किस पे, कि अगर कोई भी डेटा इंडिया से ओवरसीज ले जाया जाता है, डेटा लोकलाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो वो डेटा लोकलाइजेशन के चलते अगर हम डेटा ट्रांसफ़र को ही रोक देंगे तो इस केस में कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ पे होगी। तो बोले ये कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी से कहीं ना कहीं सेपरेट कर देगा, स्प्लिंटर कर देगा। तो दूसरा जो कंसर्न है वो राइटर का ये है। तीसरा कंसर्न ये कि यहाँ पर जो भी कंप्लायंस है, कंप्लायंस का जो बर्डन है कि हाँ जी आपने ये काम करना है, ये कुछ गाइडलाइंस इनको फॉलो करना है, या जो भी ऑब्लिगेशंस है नई कंपनियों पे, बोलो वो ऑनरस है। ऑनरस का मतलब हो गया एक तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, वो बन जाने की वजह से बर्डनसम है। तो इस केस में वही बात है कि फिर से स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम आएगी कि उनको ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, उनके ऊपर दबाव ज़्यादा रहेगा, कंडीशंस ज़्यादा रहेंगी, तो वो ईज फील नहीं कर पाएंगे। फोर्थ कंसर्न कि इनका ये कहना है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयार हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो फॉर्मुलेशन हो रही है, तो वहाँ पर वो ज़्यादातर जो है इनफ्लेक्सिबिलिटी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अगर विद द टाइम कुछ अपडेट्स होते हैं तो पब्लिक कंसल्टेशन के साथ में या फॉर्मल कंसल्टेशन के बाद में उनको अपडेट किया जा सके। बोला जब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो अपडेट कैसा होगा। तो एक फॉर्मल कंसल्टेटिव रूल मेकिंग जो प्रोसेस होता है कि कानून कैसा होना चाहिए, रेलेवेंट हो वो, ऐसा नहीं कि 1947 में कोई कानून बना था वो अभी तक भी रेलेवेंट नहीं है, अब रेलेवेंट नहीं है और वो अभी तक भी चल रहा है, तो मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों करते हैं जी, इसीलिए तो करते हैं ना कि रेलेवेंट बना रहे, नहीं तो इररेलेवेंट लॉज हैं वो हमेशा क्या हो जाते हैं, अबंडन कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे में अपडेशन का एक स्कोप है वो हमेशा रहना चाहिए किसी भी कानून में। इसके लिए फिर लास्ट जो है वो ये कि बिल का ज़्यादातर जो पार्ट है वो इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस के साथ में सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोविज़न कर दिए हैं जिनके चलते हम जो एक एडवांटेज ले सकते थे डिजिटल मार्केट का, वो कहीं ना कहीं हमने खोने का एक स्कोप तैयार कर लिया है। तो बोले इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हमें समझने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो बिल है 2019 का, जिसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी है, तो बोलो उसको हमें थोड़ा सा और चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा टारगेट क्या है, डेटा प्रोटेक्शन है ना हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे में एक तरफ तो हम डेटा प्रोटेक्शन भी चाहते हैं, पर दूसरी तरफ हम हमारी इकोनॉमी को भी तो $5 ट्रिलियन की बनाना चाहते हैं ना, और उसमें डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ग्रोथ और डेटा प्रोटेक्शन के बीच में। फिर इसके आगे राइटर जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि अब डिटेल बता रहे हैं जो भी कंसर्न्स उनकी। सबसे पहली चीज़ कि बिल जो है वो रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहा है डेटा ट्रांसफ़र को लेकर के, और उसमें भी मेन किस पे, सेंसिटिव पर्सनल डेटा पर्टिकुलरली, कि हाँ इंडिया में जो भी डेटा स्टोर्ड है इंडियंस का और वो सेंसिटिव है।
अब इसमें ज़्यादा चीज़ें क्या है कि इस तरीके के डेटा को अगर ले जाना पड़े तो उसके पहले अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये रेगुलेशन हो गया। दूसरा, एक और कैटेगरी डिफाइन की गई है। डिफाइन तो क्या की गई है, डेफिनेशन कुछ नहीं है, केवल ये कि एक टर्म ऐड कर दी गई है, वो ये कि क्रिटिकल डेटा होगा उसको तो कोई भी इंडिया से बाहर नहीं ले जा सकता किसी भी केस में। अब सवाल यह है क्रिटिकल डेटा क्या है, ये डिसाइड करेगी अथॉरिटी। इसीलिए तो डिस्क्रिशन बोला ऊपर कि डिस्क्रिशनरी रख लिया कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो डिफाइन करेगी कौन सा डेटा क्रिटिकल है कौन सा नहीं है। तो बोलिए एक इंडिकेटिव हिंट आपने दे दिया जिसमें आपने क्या प्रोग्राम तैयार किया है कि कैसे भी करके आप लगाम ज़्यादा लगाओगे। तो बोले जो डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिसमें हम ग्लोबल कम्युनिटी के साथ में डिजिटली कनेक्ट हो सकें, बोले उस पर तो बहुत बड़ा बैरियर लगाने का काम कर दिया आपने। इससे क्या होगा, इंडिया को आप डिप्राइव कर दोगे, पीछे छोड़ दोगे कि डिजिटल इंटरनेशनल जो डिजिटल मार्केट है उसके साथ हम नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। फिर केवल और केवल यूज़र प्रोटेक्शन के ऊपर ही हमने ज़्यादा ध्यान दे लिया। अच्छा, दूसरी तरफ यूज़र प्रोटेक्शन पर भी इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी है। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो क्या समस्या आएगी, क्या हमारी कैटेगराइजेशन हो जाएगा, वो ये कि जो कैपिटल डिजिटल मार्केट होगा ना उससे तो हो जाएंगे हम एक्सक्लूड, और हमारी कैटेगरी हो जाएगी कौन सी, चाइना की जो प्रोटेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी तरीके की। क्या हम ऐसा चाहते हैं, तो वो सोचने वाली बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रोविजन पे। बिल ये चाहता है कि डेटा प्रोटेक्शन की जो ऑफिसर्स हैं वो फिजिकली अपनी तरफ से इस तरीके से कोशिशें करें कि डेटा है वो विद इन इंडिया ही स्टोर रहे। दैट मीन्स डेटा लोकलाइजेशन की फिर से बात हो रही है। और इन ऑफिसर्स को जिनको यहाँ पर मैनेज करना है डेटा की लोकलाइजेशन को, तो उनके लिए होगा, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, मैनेजरियल पर्सनल होंगे वो। पर सवाल ये है कि इस तरीके के मेजर, ठीक है, इस तरीके के मेजर तो वही बात आगे रिपीट हो रही है, प्रोटेक्शनिज्म वाली, आगे कोई नई बात नहीं है। फिर आ जाओ आगे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए एक ऑथराइज्ड एजेंसी से कि कहीं हमारा जो डेटा है वो हार्डवेयर के यूज़ करने से तो चोरी नहीं हो रहा है, गलत सॉफ्टवेयर तो कहीं यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करनी कि वाकई में हमारे लिए कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो बोले ये कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमें एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग सेगमेंट्स में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ हम डेटा प्रोटेक्शन लॉ का नाम लेकर के इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि एक एक हार्डवेयर को चेक करो। तो जो स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी तैयार ही हुआ है उसके लिए तो एक और बर्डन आपने तैयार कर दिया, जो आने वाले टाइम पर लगभग 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के हाथों में जो मोबाइल फ़ोन्स होंगे या फिर जो भी यूज़ करने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से अप्लायंसेज होंगे, तो बोलो उसको तो आप यहीं पर आपने लगाम लगानी शुरू कर दी। बोला आप एक बार यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है जिसको जीडीपीआर बोला जा रहा है, बोले एक बार उसको हमें समझना होगा कि उन्होंने किस तरीके से हम उनका अपना लॉ फॉर्मुलेट किया, वहां पर इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजीम्स हैं जो कि इस तरीके की ट्रस्टवर्दीनेस और जो इंटेग्रिटी है उसको चेक करने के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS है, सीधा चेक करता है, टेस्टिंग करता है टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को। फिर आ जाओ दूसरे नंबर पे कि जब से हमारी चाइना के साथ में राइवल ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है गलवान वैली वाला, उसके बाद में जो स्टैंड ऑफ है ईस्टर्न लद्दाख में, तब से हमने चाइना के मोबाइल कंपनीज को कितना बैन किया है। तो ऐसे में हम एक तरफ चाइना को काउंटर करके हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को राइज करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो इक्विपमेंट्स है जो चाइना से प्रोड्यूस होकर के आ सकते थे उन पर हमने बैन लगा दिया है। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे खुद के प्रोडक्ट्स पे भी एक और लेयर आप क्रिएट कर दोगे, जबकि आपके पास में चेक करने के लिए, स्टैंडर्ड चेक करने के लिए ऑलरेडी आपके पास में फैसिलिटीज़ है, तो एक लेयर और क्रिएट क्यों कर रहे हो? इसमें तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कहीं पर भी आ सकती है फिर तो बोले इस तरीके से अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अगर इस तरीके के ट्रेजेक्टरी पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आ जाती है बात, डिले कितने ज़्यादा हो जाते हैं, डिस्ट्रप्शंस कितने आ जाते हैं, क्योंकि लेयर बाय लेयर कनेक्ट होती चली जाती है ना, कि भाई लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, ऑब्लिगेशन ज़्यादा हो गई। अब हार्डवेयर प्रोडक्ट हैं वो अगर इंडिया में अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए BIS जैसा ऑलरेडी अवेलेबल है कोई एंटिटी जो कि चेक करेगी कि हाँ जी हार्डवेयर किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे में हमें एक और लेयर
प्रोटेक्शन की क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे ये मैलिशियस हैं, ये गड़बड़ फंक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास में जो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं उनको ठीक कर लो, आप इग्नोर मत करो। जेपीसी की ये रिकमेंडेशन है, इसको काउंटर यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। फिर आ जाओ कि जो एग्जिस्टिंग कंप्लायंसेज है, जो अभी कानून चल रहे हैं, उनको भी हमें समझना होगा ना कि वहाँ पर भी प्रॉपर ऑडिटिंग के प्रोविज़न है, इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है कि हाँ वाकई में ये कोई प्लांट यहाँ पर लगेगा तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, एनवायरमेंटली भी देखा जाएगा, इकोनॉमिकली भी देखा जाएगा। तो डिजिटल बिजनेस को एक्सपेंड करवाने की बात हम जहाँ कर रहे हैं, तो हमें जो बातें कही हैं हमें वो बातों को इम्प्लीमेंट भी करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आज टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ की बात करें, वो भी देखो कंपटीशन में है, और कंपटीशन का फ़ायदा कंपनीज़ को ही नहीं मिलता है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर्स का होता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी सस्ते में मिलती है, ठीक है। तो हमें हमारे इंफॉर्मेशन बेस्ड जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको रोकने की ज़रूरत नहीं है, प्रमोशन देना चाहिए। तो ऐसे में जो फाउंडेशन है इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क का, जिसमें डोमिनियरिंग इफेक्ट आ रहा है, किसमें कि जो डेटा रेगुलेटरी बॉडीज है, फॉर एग्जांपल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसको डोमिनेटिंग पावर के तौर पे इम्पोज करने जाने के प्रोविज़न हो रहे हैं, तो उस पर ठीक करना ज़रूरी है। उसको प्रॉपर रेगुलेशन में लाने की ज़रूरत है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी तो वही चीज़ें कि हमें इनोवेटिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इन बातों को कंसिडर करना चाहिए कि बिल जो है इनमें जो भी अनइंटेंटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको डिलीट कर दो, हमें लेट नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इंडियन शेडो। आर्टिकल को लिखा गया है शरद सब्रवाल के द्वारा। देखो इनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, आपको पता है कि अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसमें मेन फोकस रखा जा रहा है कि भाई हम स्ट्रेटेजिकली ना देख करके अब इकोनॉमिक पाई को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसका मतलब जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहता है पाकिस्तान। और आज अगर देखिए तो पाकिस्तान को एक ट्रेड और कनेक्टिविटी हब के तौर पे बनाना चाहती है वहाँ की सरकार। साथ में टेररिज्म या फिर एक्सट्रीमिज़म को कंट्रोल करना, ये भी अपने आप में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट रहा। और जो खुद की कल्चरल इश्यूज़ हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट करना और एक प्रैक्टिकल अप्रोच तैयार करना, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी मेंटेन हो सके और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान अपने आप में स्ट्रेंथन कर सके खुद को। ऐसे में ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं, इंप्रेसिव हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। एलिफेंट इन द रूम, दैट मीन्स द बिगेस्ट टास्क विच इज़, जो कि डिफ़िकल्ट है, वो पाकिस्तान का जो अपना खुद के साथ में और जो सबसे बड़ा पड़ोसी देश है इंडिया, उसके साथ में रिश्ते बढ़ाने की जो बात कर रहा है पाकिस्तान, एक बार उसके अलग अलग पहलुओं को पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें आप देखो कि एक तो पाकिस्तान में जो आर्मी की प्रीमेसी है, क्या उसको पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट काउंटर कर सकता है। दूसरी चीज़ कि आज क्या पाकिस्तान ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया। दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान के डर की वजह से इंडिया ने अभी तक अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करें तो जहां पर बात तो कर दी थी इमरान खान जब आए थे और नरेंद्र मोदी जब आए थे, तब इन दोनों तरफ से स्टेटमेंट कुछ ऐसे थे। नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे, इमरान खान 2019 2018 समथिंग के लगभग आए थे। तब इनका कहना क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान को कोऑपरेटिव मैनर में काम करना चाहिए, जो पैसा डिफेंस पे खर्च होता है वो हमें गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए करना चाहिए खर्च। तो बोलो इन चीज़ों की बातें तो बहुत हुई है, इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बहुत है, उसको भी ख़त्म करना है। खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करना है। वायलेंट एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं पाकिस्तान में उनको रोकना। और इसके अलावा जो आप देख सकते हो पाकिस्तान में जो कोई भी अभी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रमोट हो रही है। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का जो आइडिया है, वो चीज़ें बोलो उनको आप कैसे रोकोगे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आपने एक बार थोड़ा सा अपनी खुद के पास्ट को देख लेना था कि हाँ भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी क्या इंडिया वाले सेगमेंट को बिल्कुल इग्नोर करने के लिए रेडी है, या फिर इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते तैयार करने के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए तैयार तो है क्या। कारण कि अगर इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी की रेलेवेंस खत्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को समझना होगा उनको। तो ऐसे में एक बड़ी बिजनेस एम्पायर बनना चाहता है पाकिस्तान, उससे पहले अपनी खुद की रियलिटीज़ को एक बार चेक करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर पाकिस्तान
अपनी इकोनॉमिक पाई को एक्सपेंड करना चाहता है, इकोनॉमिकली एंगेज करना चाह रहा है, तो ये बहुत बड़ी टास्क है। अप हिल टास्क मतलब बहुत मुश्किल टास्क है ये अपने आप में। हाँ बेशक इम्पॉसिबल नहीं है, पर नियर टू इम्पॉसिबल कंसिडर हम कर सकते हैं, कारण कि अभी रिसेंट जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कुछ ठीक नहीं रहा है। आज अगर देखें तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान का इसमें टेररिज्म को और इनको रोकने के लिए नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। दूसरा, डिफेंस इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा और इंडिया के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो बोलो दोनों के बीच में जब इतनी ज़्यादा अनट्रस्ट मतलब मिसट्रस्ट है, तो फिर कहाँ पर आप इस सेगमेंट को तैयार कर सकते हो? ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पाकिस्तान की आई है उसमें इंडिया के साथ रिलेशन को अच्छे बनाने की बात की जा रही है। तो आप एक बात बताओ कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आपने बोल तो दिया कि हम पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए तैयार हैं और बायलैटरल रिलेशनशिप को अच्छा बनाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में पाकिस्तान ये चीज़ करेगा? क्योंकि 2004 से 2007 के बीच में बैक चैनल टॉक्स हो रही थी। इंडिया उस टाइम पे डेलिब्रेटेड था, मतलब डेलिब्रेशन अच्छी हो रही थी और डेलिबरेटली इंडिया ने सोच समझ करके आगे बढ़ा था कि कैसे भी करके पाकिस्तान के साथ में कश्मीर मुद्दा हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। इवन यहाँ तक हो गया था एक बार तो कि भाई जो आपके पास में कश्मीर है आप रखो, हमारे पास में हमारा है, एक बार टेंशन तो ख़त्म करो। पर वही चीज़, मुद्दा ढाक के तीन पात, वहीं की वहीं वापस आके फंस गया। ठीक है, अब क्या 2019 में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है वो रिवॉक किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर के। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं बोलेंगे हम उसको, पर हाँ चेंजेस तो किए गए थे। आर्टिकल 370 को इनफेक्टिव बना दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। तो बोले इस केस में पाकिस्तान जिस तरीके से 2019 से लेकर के अभी तक अपनी जो एक्टिविटीज़ दिखा रहा है इंडिया के टुवर्ड्स, क्या उनको रिवर्ट करने के लिए रेडी है? तो ये कुछ सवाल है जिन पर पाकिस्तान की इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे क्वेश्चन रेज होते हैं। इसके आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान इतना कहते हैं ना कि इंटेलेक्ट है या इतना समझदार है, इतना करेजियस है कि हाँ भाई इन सारी चीज़ों को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जा सके। क्या कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान छोड़ना चाहता है? क्योंकि इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास में कश्मीर के अलावा कोई और ढंग की बात है नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जब से रिवॉक किया गया है तब से लेकर अभी तक क्या पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है? इवन आज की परिस्थिति देखी जाए ना तो जम्मू कश्मीर का जो पार्ट गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान, खैर ये तो लद्दाख का पार्ट हो गया अभी फ़िलहाल तो, है ना, गिलगित बाल्टिस्तान आप मैप देखोगे तो इसको अभी इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने। ठीक है, और वहाँ पर चाइना लगातार अपनी पकड़ बनाए जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस चीज़ के लिए रेडी है? और दूसरा, चाइना भी है, वो ईस्टर्न लद्दाख में हमारे साथ में स्टैंड ऑफ में पहले ही फंसा पड़ा है, अपनी एग्रेशन ऑलरेडी दिखा रहा है। तो रिलेशनशिप इतनी आसान करनी इतनी आसान बात भी नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जब से ये स्पेशल स्टेटस रिवॉक किया गया है, स्टेटहुड ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया, तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर को मतलब पहले की परिस्थितियों में लेकर के आओ और स्टेटहुड रिस्टोर करो। तो इंडिया की क्या एक भी ऐसी सरकार होगी कि जो पाकिस्तान कहे और वो बात हम माने? बेशक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात सरकार की कही हुई है और होगा भी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन और ये सारे काम कर रहे हैं वहाँ पर इलेक्शंस के लिए कि कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज है वो डिमार्केट हो जाए उस हिसाब से। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान की डिमांड पर ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ की सरकार अपने हिसाब से करेगी। नहीं तो वही चीज़ें गलत एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि हाँ पाकिस्तान ने कहा और इंडिया ने कर दिया, तो वो चीज़ भी तो नहीं चाहता ना इंडिया। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी एटीट्यूड शो करता है ना, वो एटीट्यूड इतना कंड्यूसिव लगता नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, कश्मीर वाले मुद्दे को केवल और केवल हमेशा इंडिया को जब भी कभी का मतलब एक सवाल उठाना होता है ना पाकिस्तान को, तो केवल और केवल कश्मीर का मुद्दा रहता है और कुछ ही नहीं है पाकिस्तान के पास लेना देना। फिर आ जाओ जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है, तो एक बार आप देखो कि जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी के थ्रू चाइना के साथ में अपनी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सिस्टम है पूरा, उसके अलावा क्या पाकिस्तान में कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? ये तो केवल और केवल चाइना का वो है कि भाई कैसे भी करके आगे बढ़े। तो इस केस में
चाइना के अलावा कोई दूसरा कंट्री अगर प्रॉपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ रख रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप इंडिया के साथ में अपनी ट्रेड और इनको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, तो पहले और मुद्दों को सेटल कर लो, फिर बाद में और चीज़ इकोनॉमी वाले सेगमेंट पे आ जाएंगे फिर, है कि नहीं? तभी तो कहा था ना, ट्रेड एंड टेररिज्म दोनों, टॉक, टेररिज्म और ट्रेड, तीनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। पहले टेररिज्म खत्म करो, फिर बातचीत होगी, बातचीत होने के बाद में फिर आप करो आगे ट्रेड। ऐसा कुछ सेगमेंट इंडिया के द्वारा, ऐसी चीज़ें इंडिया के द्वारा बोली जाती है। अच्छा, आप ट्रेड प्रमोट करना चाहते हो तो आप इंडिया को सेंट्रल और वेस्ट एशिया में लैंड के थ्रू एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं देते हो? पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमें इंडिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में एक्सेसिबिलिटी नहीं देता। तो बोले एक दूसरे का पहला विश्वास तो जीतो। इंडिया ने जब ये कहा कि जो इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो इंडिया ने क्यों चाबार पोर्ट तैयार किया भाई यहाँ पे ईरान में? कारण क्योंकि इधर ये जो पाकिस्तान है, इधर से अफगानिस्तान की एकदम लैंड जो एक्सेसिबिलिटी है लैंड रूट के थ्रू, वो बहुत कम है। जबकि हम क्या, मुंबई से फिर बाद में चाबार से फिर ईरान को क्रॉस करते हुए फिर बाद में अफगानिस्तान हमारा कंसाइनमेंट अगर पहुंचे तो कितना ज़्यादा कॉस्टली होता है। सार्क आज ठंडे बस्ते में पड़ा है, कारण दोनों कंट्रीज एक दूसरे के राइवलरी बन के बैठे हुए हैं। इस केस में 2019 की फरवरी की अगर बात करें तो इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में। कारण क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पुलवामा अटैक किया था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के लगभग 40 जवानों की डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे उस टाइम पे, तो उसमें पाकिस्तान का नहीं, वो एक आईईडी भरी हुई कार ने एक्सप्लोड कर दिया था, और उसमें वो टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी थी सारी की सारी, जिसका ओरिजिन डेफिनेटली पाकिस्तान से था। तो इस केस में मुद्दा क्या आ जाता है कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में ट्रेड एंगेजमेंट्स नहीं रखना चाहता। तो एक बार आप थोड़ी सी माइन्यूट चीज़ों को समझो, वो ये कि इंडिया ने क्या पहले एमएफएन को हटाया है क्या? इंडिया के साथ में अगर तुम ट्रेड करना चाहते हो और दूसरी तरफ टेररिज्म को रोकना नहीं चाहते, तो फिर इंडिया क्या पागल है? तो इस केस में हमने क्या किया, रिटेलिएटरी हमारा ये एक्शन था। तो इसमें हमने हमारा एमएफएन जो स्टेटस दिया हुआ है, एमएफएन का जो स्टेटस है ना, ये क्या होता है कि डब्ल्यूटीओ के अंडर में जितने भी मेंबर्स हैं उन कंट्रीज़ को, सभी कंट्रीज, सारे मेंबर कंट्री एक दूसरे को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। इसको बोल दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इसमें अलग से कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें यही होता है कि सभी कंट्रीज एक दूसरे को एक जैसा ट्रीटमेंट देंगे जो कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, है ना? नाम से तो यूँ लगता है मोस्ट फेवर्ड नेशन में कि पता नहीं पाकिस्तान का कितना फेवर किया है इंडिया का, पाकिस्तान ने कितना फेवर किया है ट्रेड में। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है डब्ल्यूटीओ के अंडर में। आज जब से ट्रेड कोलैप्स हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को है, इंडिया को इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया को आज के टाइम पे अगर देखा जाए ना, तो टोटल ग्लोबल जो एक्सपोर्ट होता है ना, उसका केवल 2% ही एक्सपोर्ट करता है, जबकि बिल्कुल पड़ोस में है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, कल्चरल टाइज भी बहुत ज़्यादा है, हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। उस केस में अगर आप यहाँ पर ऐसे टेंशन्स अगर क्रिएट करते जाओगे, या जो डीप स्टेट है ना, रॉग स्टेट जिसको बोलते हैं, जो चेंज होना ही नहीं चाहता, अगर वही चलता रहा तो फिर बाद में आप कैसे अपने खुद के कंज्यूमर्स को और खुद के मार्केट को एक्सपेंड कर पाओगे? जबकि आपने बातें बड़ी अच्छी कर दी हैं अभी, ठीक है ना? तो ऐसे में इंडिया को ज़्यादा नुकसान नहीं है, ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की इकोनॉमी को है। अभी रिसेंटली देखी जाए, पिछले साल की बात है 2021 में, ये क्लियर हो गया था कि इंडिया से कॉटन यार्न ये है वो, इसका लेन देन अब शुरू कर दिया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। इतने में पाकिस्तानी सरकार ने इसको बंद कर दिया, बोला नहीं, जब तक कश्मीर का जो भी स्टेटस है उसको पहले की तरह रिस्टोर नहीं कर दिया जाता, तब तक हम इंडिया के साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे। बोले एक बार आप इससे दिमाग में जो सेट चीज़ है ना, इससे बाहर निकलो। बात वही आ जाती है, वहाँ पर बैठे हुए जो आकाश है, जो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, वहाँ की आर्मी है, क्या वो चाहती है? हाँ बेशक, आर्मी चीफ जो वहाँ के जनरल कमर जावेद बाजवा है, वो अगर चाहें कि हाँ जी हमें आगे बढ़ना है, जैसे कि उनके स्टेटमेंट थे, उन्होंने अपनी बात कही थी, सबसे पहले स्टेटमेंट उन्हीं की तरफ से आए थे कि अब हम जियो स्ट्रेटेजी की बजाय जियो इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो बोला पाकिस्तान से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या? सवाल यही है, क्योंकि वहाँ पर एक दिन क्या स्टेटमेंट आता है, दूसरे दिन कोई और दूसरा पॉलिटिशियन है कुछ और स्टेटमेंट दे जाता है। तो ऐसे में
पॉलिटिशियन, आर्मी, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। वहाँ पर रिलीजन के नाम पर, सेक्टेरियन एक्सट्रीमिज्म के नाम पर कितना ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। क्या पाकिस्तान अपने यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज करने के लिए रेडी है? क्योंकि वहाँ पर अभी भी मदरसा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि कितने सारे चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, ये बात सही है कि चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान को खुद को अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में दिन में तारे दिखेंगे ढंग से, बहुत मुश्किल काम है ये। पर एक चीज़ देखी जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता हुआ तो दिख रहा है ना पाकिस्तान। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि हमें हमारे फेवर के लिए क्या मिल रहा है, थोड़ा उस पर नज़र डालें। वो आ जाती है, देखो कि पाकिस्तान में जो भी चैलेंजेस अभी बढ़ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या फिर पुरानी पॉलिसीज़ को लेकर के हो, तो उन चीज़ों को वो रिफॉर्म करना कम से कम सोच तो रहा है। तो सोचना ही पहली शुरुआत होती है। दूसरा जो सिल्वर लाइन दिख रही है वो ये कि अभी रिसेंट जो अभी ये जो बात की जा रही है, इसमें पाकिस्तान ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को उसको रिफॉर्म करना है। तो यहाँ पर बेशक पार्शियली ही हो, पर कम से कम सोचना शुरू किया तो रिलेशनशिप में कुछ तो ढंग का होगा। तो ऐसे में ये दो सिल्वर लाइंस हैं, इनके लिए हमें ओपन रहने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ देखो आएंगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान को शांति से रहना है, प्रोग्रेसिव रहना है, क्योंकि इमरान खान वहाँ की देखो बिजनेसमैन जो हैं वो डेफिनेटली सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं, तभी सरकार वहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट दे रही है। तो जिस तरीके से 2021 में सीज़ फायर रिस्टोरेशन आया था ना, 2021 फरवरी में सीज़ फायर पे हमने ऑब्जर्वेंस में लिया था कि हाँ जी हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, तो लंबे समय तक 6 महीने के लगभग नहीं चली थी, एक दूसरे के साथ में कोई फायर एक्सचेंज नहीं हुआ था। तो ऐसे में पहला काम तो सीज़ फायर वाला मुद्दा है, इसको तो आप कंटिन्यू करो। दूसरा, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट मीन्स पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में आए, इंडिया के हाई कमिश्नर उधर जाएं और प्रॉपर लेवल पे बातचीत हो सीनियर जो लीडर्स हैं उनके बीच में। साथ में जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है अभी, उस पर भी हमें नज़र डालना होगा, क्योंकि साथ में क्या है मुद्दा कि आज अगर चाइना को हमें काउंटर करना है तो यहाँ पर वेस्टर्न फ्रंट पे भी शांति होनी चाहिए। वो बताता हूँ मैं आपको, अलग इक्वेशन है, ठीक है, पर चल रही है अभी साथ साथ में ही है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम को तो हमें ध्यान में रखना ही है, पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स है, पर यूक्रेन में जो टेंशन हो रही है ना, उस पर भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नहीं। इससे संबंधित हमने आर्टिकल पहले डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट आर्टिकल क्राइसिस ऑफ फ्रेटर्निटी। आर्टिकल को लिखा है अब्दुल खलीक ने, सॉरी, ठीक है। इनका ये कहना है कि हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में रिलीजन से रिलेटेड, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंडर में। तो अभी रिसेंट क्या हुआ है वो जानते हैं। वो ये कि नागपुर हेडक्वार्टर से लगभग 32 रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से सरकार को एक लेटर लिखा, या सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए एक लेटर लिखा, जिसमें ये था कि करंट जो रिजीम चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री की जो सेक्युलर एथोस है, जिसमें हम धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से डाउन करने की कोशिशें की जा रही है करंट रिजीम के द्वारा। तो ऐसे में राइटर कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन भी दे रहे हैं। वो ये कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा अगर देखें तो इंडिया को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बोल दी गई है, फ्लॉड डेमोक्रेसी बोल दिया गया है, पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी, इस तरीके के कोट दिए गए हैं। दैट मीन्स कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं उनके हिसाब से अगर देखें तो आज इंडिया का इस तरीके का स्टेटस अभी डेमोक्रेटिक मैनर में देखने को बताया जाता है। इसके आगे इसके कारण क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो माइनॉरिटीज के साथ में जो मुश्किलें आ रही हैं, वो कारण कि जो हिंदुत्व का जो ट्रेंड चल रहा है, अब इसको आप यूज कर सकते हो कि नहीं, आप खुद तो अपने कंसाइंस से देखना, बड़ा बैलेंस तरीके से बताना होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस लेते हुए आप बनाओगे जो भी आपको करना है, ठीक है ना। तो बोले हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर के कहीं ना कहीं डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिशें की जा रही है, मेजोरिटेरियनिज्म। वैसे हमारे देश में मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है। मेजोरिटेरियनिज्म का एग्जांपल है सबसे बेस्ट श्रीलंका, जहां पर सिन्हालास को इंपोज किया हुआ है बाकी सबके ऊपर,
ठीक है। तो इस केस में बोला मेजोरिटेरियनिज्म के चलते कहीं ना कहीं इंडिया का जो एक थ्रेड है दैट इज सेक्युलरिज्म, वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट है। ठीक है जी। फिर आ जाओ इसके पीछे कारण सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, जिसमें सेलेक्टिव जो रिलीजन्स है उनको आने के लिए अलाउ किया जा रहा है। जिसमें सेलेक्टिव इंडिविजुअल कौन से, मतलब पर्टिकुलर रिलीजन, जिसमें आप देख सकते हो कि मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया था, राइट। तो उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस अभी चल रहे हैं, प्रोटेस्ट ज़बरदस्त हुए थे। फरवरी 2020 में दिल्ली साउथ ईस्ट दिल्ली था या ईस्ट दिल्ली था, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बहुत ज़्यादा। तो बोले ये इस तरीके का है जिस तरीके से यूएसए में इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिला था कि यूएसए से मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस या फिर जो भी पॉलिटिकल डिसेंट्स थे, दैट मीन्स जिन लोगों ने भी वहाँ पर जो सरकार चल रही थी उसके खिलाफ में आवाज़ें उठाई थी, उनको निकाल दिया गया था ना। तो बोले कि वो उन लोगों को बाहर निकाला गया इंडिया यूएसए से, और उस चीज़ को एक्नॉलेज भी नहीं किया गया कि नहीं नहीं किसी के साथ में कुछ बुरा नहीं हो रहा है। तो बोला ऐसा ही कुछ अभी ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर आगे सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन को क्लियर कर रहे हैं राइटर। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? फ्रांस में सेक्युलरिज्म के लिए वर्ड है लाइसिटी। ठीक है, लाइसिटी का मतलब हो गया कि स्टेट और रिलीजन में कोई लेन देन नहीं है और पब्लिक डोमेन में रिलीजन से संबंधित कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। तो फ्रांस में तो ये है डेफिनेशन। ठीक है, जबकि यूएस, यूके या फिर हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में मल्टीकल्चरलिज्म को ध्यान में रखते हुए और ये कहा कि स्टेट और प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात आ गई कि स्टेट और स्टेट मतलब सरकार, ठीक है, स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई लेन देन नहीं है। पर अगर रिलीजन कहीं ना कहीं अगर हार्मफुल साबित हो जाए नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी इनके लिए, तो उस केस में कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो इंटरवीन कर देगा। तो बोला इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा जब हमारे पास में इतना एक बहुत ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन हमारे पास में अवेलेबल है। तो फिर आगे की चीज़ें हैं वो इतनी काम की है नहीं जो हम यूज़ कर सकें। ठीक है, फिर आगे बात आ जाती है कि रिसेंटली जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान पे, तो जो इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, ये एक इंस्टीट्यूशन है, उसके कुछ मेंबर्स ने ये कहा कि बहुत बढ़िया काम हुआ, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में। पर वो कुछ लोगों ने ही बोला। आप कुछ लोगों के चक्कर में क्या पूरी कम्युनिटी को बेकार साबित कर दोगे या कम्युनिटी के ऊपर सवाल उठा दोगे? ये अपने आप में गलत है ना। तो एक ये पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं और ये चीज़ है वाकई में। कुछ लोगों के चक्कर में बाकी पूरी कम्युनिटी को अगर आप फिर ब्लेम करते हो वो गलत चीज़ हो जाती है। आ जाओ फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जो शाहबानो केस से लेकर जैसे ट्रिपल तलाक और इनसे संबंधित ये जो मुद्दे हुए थे, इनको लेकर के कितना ज़्यादा हाईलाइट हुए। पर कम्युनिटी को अगर ब्रॉडली देखा जाए तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वाकई में जो कुछ भी हुआ वो अपनी मुस्लिम वुमेन के हिसाब से हुआ। तो बोले इस तरीके से ये भी सोचने की ज़रूरत है। इसके आगे आ जाओ, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका क्या कहना था? उनका स्टेटमेंट सीधा था, अगर हमारे देश में ज़्यादा धर्म और ज़्यादा धर्म से संबंधित बातें होने लग गई तो हमारे राष्ट्र को ही ख़त्म कर देगी ये धर्म की बातें। तो बोले धर्म को एक लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोले ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ बता दी, इनके द्वारा स्टेटमेंट दे दिया। तो इनका देखो एक ही चीज़ कहना है, इन सारी समस्याओं का हल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोल रहे हैं राइटर खुद कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी के अंडर आता है, पार्ट 4 के अंडर में। पर सवाल ये है कि अभी के टाइम पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ना, तो अभी तो कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियनिज्म का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसका असर होगा। तो एक बैलेंस मैनर में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जिसके चलते सब कुछ ठीक हो, ठीक है ना। क्योंकि अभी एक ट्रेंड अलग चल रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कंसर्न्स बता रहे हैं राइटर। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, जो यूज़फुल आपको कंटेंट लगे उस हिसाब से, बट आपके पास में एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो जी, इस डिस्कशन में बहुत कुछ था जो हमने देखा, काम की चीज़ें। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है इधर कोविड की वजह से जेल में क्या प्रॉब्लम्स हुई है, तो उस आर्टिकल को आप जरूर देखो। इस आर्टिकल का टाइटल मैं दिखा देता हूँ आपको। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल? इज दिस अ प्रिजन डायरी फ्रॉम तिहाड़। एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो इस डिस्कशन में यही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।